गाइज प्लीज कंफर्म मी वेदर आई एम लाइव और नॉट. जल्दी से मुझे लाइव चैट में लिखकर बता दो. एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? एंड ऑल द लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स जॉइन अस वेरी क्विकली ऑन द यूट्यूब चैनल. जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल में जुड़ जाइए दोस्तों. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग. बताओ लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया था? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज एक्ट. क्या डिस्कस किया था बताओ? हिस्ट्री. कंपनीज एक्ट कैसे आया? सबसे पुराना कंपनीज एक्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ? द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एक्ट. और सबसे पहला कंपनी कौन सा था बताओ? वेरी गुड, ईस्ट इंडिया कंपनी. एक ऐसा कंपनी का नाम बताओ जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. एंड दैट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन 1863 under the joint stock companies act. very good, the bombay burma trading corporation limited. ये सब डिस्कस किया था लास्ट क्लास. फिर और क्या डिस्कस किया था मेरे को बताओ साथ साथ? हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि बोलो, what are the two types of meeting? General meeting and the board meeting. The meeting of the shareholder, the meeting of the member is called as general meeting. The meeting of the director is called as board meeting. Acha, why are meetings called? To take decision, and decision are taken by passing of resolution. In any country's corporate world, there are two types of meeting. One is a meeting of the member, the other one is a meeting of the director. अच्छा, member का meeting को तुम लोग क्या बोला? क्या बोलते हैं? general meeting. क्या बोलते हैं बताओ ना? general meeting. क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? general meeting. General meeting can be further divided into कितना types बताओ? तीन टाइप. क्या क्या बताओ? AGM, EGM, CM. AGM, EGM, CM. AGM का फुल फॉर्म बताओ? एनुअल जनरल मीटिंग. EGM का फुल फॉर्म बताओ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. CM का फुल फॉर्म बताओ? क्लास मीटिंग. AGM क्यों करते हैं? क्या लगाने के लिए? अड्डा. AGM क्यों करते हैं? क्या लगाने के लिए? अड्डा. अड्डा का फुल फॉर्म बताओ? A stands for consideration of the annual account, directors report or auditors report. D stands for declaration of dividend. Then another D stands for appointment of director in place of the retiring one. The last A stands for क्या? Appointment of auditor and fixation of their remuneration. जब भी कोई urgent business transact करना है तब हम लोग क्या कॉल करते हैं बताओ? EGM. साल में कितनी बार EGM होल्ड करेगा कंपनी? As many number of time as it requires. There is no statutory minimum requirement for holding of the number of EGM. But AGM साल में कितनी बार होता है? एक बार. Class meeting क्या? It is a kind of EGM only, which is restricted to a particular class of the shareholder. Preference वालों को हो सकता है, ये equity वालों को हो सकता है. That is called as क्या बताओ? Class meeting. मेरे को बताओगे meeting of the director साल में कितनी बार करना जरूरी है? At least 4 in 1 calendar year, which is mentioned in section 173 and onwards. क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बता दो. अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम एनुअल जनरल मीटिंग करते हो क्यों करते हो? अड्डा लगाने के लिए. अड्डा का और एक नाम क्या है बताओ? ऑर्डिनरी बिजनेस. क्या है बताओ ना? ऑर्डिनरी बिजनेस. ओबी को छोड़कर कोई भी बिजनेस मैटर ट्रांजैक्ट करोगे उसका क्या नाम है? एसबी, स्पेशल बिजनेस. अच्छा, चाहे ओबी हो चाहे एसबी हो, क्या ये दोनों मैटर एजीएम में डिस्कस हो सकता है? हाँ, एजीएम में ओबी भी लगता है और एसबी, लेकिन ईजीएम में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? एसबी. अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम डिसीजंस ले रहे हो चाहे ओबी हो चाहे एसबी हो, हाउ आर यू टेकिंग दिस डिसीजंस? बाय पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन. एंड रेजोल्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप. बताओ क्या? ओआर एंड एसआर. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. OR का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी. When votes cast in favor is greater than the votes cast against, that is called as OR. लेकिन SR कब पास होगा बताओ? 75% majority is required. Votes in favor must be at least कितना? 3 times the votes cast against for the passing of the special resolution. Are we through with this? फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सारे एग्जांपल्स. OB है कि SB है बताओ? चलो बताओ, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है? OB की SB? वेरी गुड, OB. अच्छा एक बात बताओ, डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर लोग. लेकिन उसको फाइनली अप्रूवल कौन देता है? डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर. बाय पासिंग ऑफ ओआर एंड जीएम. शेयर होल्डर ही तो अप्रूव करते हैं. अब मान लो डायरेक्टर ने प्रपोज किया 10% रेट ऑफ डिविडेंड. शेयर होल्डर तुमको पता है कैन नेवर डिमांड फॉर अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड. दे कैन अप्रूव आइदर द लोअर रिड्यूस रेट ऑफ डिविडेंड और एट द सेम रेट. जैसे मान लो डायरेक्टर लोग बोला कि मीटिंग में, जैसे चेयरमैन है मीटिंग के, Dear shareholder, welcome to the annual general meeting of MEPL Classes Limited, and I am here to propose a dividend of 10%. तुम लोग हल्ला करने लगा, बोला नहीं 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 15%. चल ना 15% करो. नहीं कर सकते ऐसे तुम लोग. एक बात बताओ, डिविडेंड पे हक किसका है? शेयर होल्डर का. अगर हम तुमसे पूछेंगे तुमको कितना डिविडेंड चाहिए, तुम तो कंपनी को बोलेगा पास्ट ईयर का भी प्रॉफिट पूरा खाली कर दो, पूरा गुल्लक गुल्लक फोड़ दो, करंट ईयर का प्रॉफिट सब हम लोग को बांट दो, कंपनी में कुछ रुपया रखने का दरकार नहीं है. तो इसीलिए कभी शेयर होल्डर को नहीं पूछा जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा.
प्रपोज डायरेक्टर करेगा, रिकमेंड कौन करेगा रेट ऑफ डिविडेंड? डायरेक्टर, लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर, आइदर एट द सेम रेट और एट द रिड्यूस्ड रेट, लेकिन ज्यादा रेट डिमांड नहीं कर सकता। यानी शेयर होल्डर लोग या तो 10% कंफर्म करेगा या उससे कम में, लेकिन उससे ज्यादा क्या लोग डिमांड कर सकता है क्या डिविडेंड का रेट को? नहीं। सो ऑलवेज द डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बीओडी, अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, अप्रूव्ड बाय द क्या? शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज एक्ट तुमको समझाया था पूरा, ये सब याद है आपको? ठीक है, पूरा क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभालता है? अरे डायरेक्टर लोग ना। और लेकिन कंपनी का मालिक कौन होता है? ओनर्स कौन होता है? मेंबर। कंपनी का मालिक कौन होता है? मेंबर। डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभालता है? डायरेक्टर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कंपनी का मेंबर डायरेक्टर हो सकता है? हाँ, मुकेश अंबानी है, दिव्या अग्रवाल है, अपना कंपनी में डायरेक्टर भी है, मेंबर भी है। वैसे रिलायंस अपना कंपनी में मेंबर भी है, मुकेश अंबानी, और डायरेक्टर भी है। इज इट क्लियर? लेकिन क्या जरूरी है सारे डायरेक्टर मेंबर होंगे? नहीं। जैसे रिलायंस की बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसका नाम मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, अरुंधति भट्टाचार्य। शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर इन द कंपनी, मतलब उसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, शी इज नॉट हैविंग एनी सिंगल शेयर्स इन्वेस्टेड इन द कंपनी, शी इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। संभाल लियो यहाँ तक, कोई दिक्कत है? एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने बोला दो टाइप का मीटिंग होता है। इफ यू रिमेंबर केयरफुली, मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था कि दो और टाइप का मीटिंग होता है। बताओ, अदर देन बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग, दो और टाइप का मीटिंग का नाम बताओ। वेरी गुड। एक बोला था क्या? क्रेडिटर्स मीटिंग, और एक क्या बोला था? कमिटी मीटिंग। जल्दी से बोलो क्या क्या बोला? क्रेडिटर्स मीटिंग, और दूसरा क्या बोला बताओ ना? कमिटी मीटिंग। सुनो, क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होता है, कमिटी मीटिंग क्या होता है? क्रेडिटर्स मीटिंग भगवान करे कंपनी में कभी नौबत ना आए करने का। मैम क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्रेडिटर लोग मीटिंग तभी करेगा ना जब कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डेट्स ऑफ द क्रेडिटर। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड में तुम लोग जो है ना क्रेडिटर है कंपनी का, तुम्हारा कितना रुपया ड्यू है ए लिमिटेड में? जल्दी बताओ, कितना रुपया दिए थे कंपनी को? बोले 1 करोड़ रुपया। तुम कितना दिया था? 50 क्या? 50 लाख, ठीक है। फिर तुम कितना दिया था? जल्दी बोलो। 1 करोड़, तुम भी 1 करोड़, और 2 करोड़ दे दिया। ये मतलब पॉकेट में तुम लोग रुपया लेकर घूमते हो, 1 करोड़ 2 करोड़, क्या ही बड़ा बात है तुम लोग के लिए। अब पता है क्या हुआ? ए लिमिटेड जब ड्यू डेट आया ना, was unable to repay the debts of all these 4 creditors of the company. Now you got worried. अब करे तो करे क्या? कंपनी क्या डूबने वाला है? कंपनी बंद होने वाला है? तुम लोग चारों को डर लगने लग गया। अब तुम लोग चारों आपस में मिलकर क्या किया? मीटिंग किया। क्या किया मेरे को बताओ? मीटिंग। और तुम लोग कौन है? कंपनी का क्रेडिटर। और मीटिंग करके तुम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं? अभी हम लोग चलेंगे सब मिलकर कहाँ? एनसीएलटी के पास। ऑलरेडी मैंने बोला कोई भी इंसाफ करना है, कंपनी लॉ जब भी पढ़ोगे, कोई भी इंसाफ करने के लिए किसके पास जाओगे? कंपनी लॉ में भगवान कौन है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तुम लोग जाकर क्या करोगे बताओ? कंपनी के अगेंस्ट क्या करोगे? कंप्लेन फाइल करोगे, दर्ज करोगे कि कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डेट्स ऑफ द क्रेडिटर, या तो वाइंडिंग अप ऑर्डर वगैरह पास करवाओगे, व्हिच इज गवर्न अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016। तब क्रेडिटर का मीटिंग होता है जब कंपनी का बंद होने का नौबत आ गया है, कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डेट्स ऑफ द क्रेडिटर। अब कंपनी का वाइंडिंग अप निश्चित है, कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी का लिक्विडेशन निश्चित है। समझ में आ रहा है? व्हेन द कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट। संभाल लियो यहाँ तक, कोई डाउट है? क्लियर है? तो ये हो गया क्रेडिटर्स मीटिंग, जो कि हम लोग चाहते हैं कभी भी कोई कंपनी में ना हो। ठीक है, फिर एक होता है कमिटी मीटिंग। नो, व्हाट इज दिस कमिटी मीटिंग? कमिटी पता है अलग अलग डायरेक्टर्स लोग का कमिटी होता है। डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? डायरेक्टर लोग संभाल रहा है। अब डायरेक्टर लोग क्या करते हैं ना, अपना अलग अलग कमिटी फॉर्म कर लेते हैं। जैसे एक कमिटी का नाम है ऑडिट कमिटी, बोलो क्या है? ऑडिट कमिटी। फिर एक कमिटी का नाम है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, बोलो क्या है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। स्टेक होल्डर क्या? रिलेशनशिप कमिटी। फिर एक कमिटी का नाम है CSR कमिटी, तो ऑडिट कमिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है। ये कमिटी किसका है? डायरेक्टर लोग का ही है, लेकिन वो लोग क्या किए? अपना काम को डिवाइड कर लिए। अब जैसे ऑडिट कमिटी का कौन कौन है मेंबर लोग? ऑडिट कमिटी के अंदर कौन रहेगा? ऑडिटर लोग रहेगा क्या कंपनी का? नहीं, अभी तो बोला ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर लोग रहेगा। बल्कि ऑडिट कमिटी का फंक्शन क्या रहेगा? ये चेक करेगा कि कंपनी का जो ऑडिटर है ना वो ठीक से ऑडिट कर रहा है कि नहीं, रेम्युनरेशन वगैरह ऑडिटर का कितना हो, कितना सैलरी लेगा, वो सब रिकमेंड करेगा कौन? ऑडिट कमिटी। समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है? फिर वैसे ही स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी क्या है? किसका कमिटी? अगेन डायरेक्टर का ही। वो इंश्योर करेगा कि जितने भी शेयर होल्डर है उसका सारा का सारा ग्रीवेंसेस को लोग रिजॉल्व कर सके, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करे कंपनी के स्टेक होल्डर के संग, कंपनी के इन्वेस्टर के संग। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। वैसे CSR कमिटी क्या है तुमको पता है? आगे जाकर तुम मेरे संग अंडर सेक्शन 135 पढ़ोगे CSR के बारे में।
कुछ कुछ कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर का प्रोविजन अट्रैक्ट होता है ना, उन लोग को मैंडेटरली 2%, कम से कम 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स किसमें स्पेंड करना पड़ता है? सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर, चैरिटी के अंदर। तो अगर तुम्हारे पास सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल है तो तुम सीएसआर एक्टिविटीज कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ये सब कौन इंश्योर करेगा? सीएसआर कमिटी इंश्योर करेगा ना। सो ऑल दिस कमिटी आर व्हाट? नथिंग बट द कमिटी ऑफ द डायरेक्टर। तो इतना सारा कमिटी है, लोग कमिटी लोग भी तो मीटिंग वगैरह करता होगा ना आपस में, डिसीजन लेने के लिए डायरेक्टर लोग मीटिंग करता होगा ना। सो दैट इज कॉल्ड एज कमिटी मीटिंग। तो वापस से मेरे को बताओ, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ मीटिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? वन इज अ मीटिंग ऑफ द मेंबर, द अदर वन इज अ मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, द थर्ड वन इज अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, द फोर्थ वन इज अ मीटिंग ऑफ द कमिटी। ठीक है, अब तुमको एक चीज समझना होगा, जब आगे जाकर मेरे संग तुम पढ़ोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, सेक्शन 118 के अंदर मिनट्स का मतलब तुम समझते हो, कोई भी जो मीटिंग होता है ना उसके प्रोसीडिंग्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक समरी फॉर्म में, विच इज कॉल्ड एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो चाहे तुम्हारा जनरल मीटिंग हो, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, चाहे क्रेडिटर मीटिंग हो, चाहे कमिटी मीटिंग हो, एज पर सेक्शन 118 मिनट बुक हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द 4 मीटिंग। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है बताओ? मिनट बुक। मिनट मतलब ये घड़ी का कांटा वाला मिनट नहीं, मिनट बुक का मतलब क्या है? इट इज अ समरी बुक जो कि पूरे प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है। अब तुम सोचो, इतना सारा मीटिंग हो रहा है कंपनी में, किसको क्या याद रहेगा कौन सा डिसीजन पास हुआ है नहीं हुआ है? तो जैसे ही मीटिंग हुआ ना, वैसे 30 दिन के अंदर क्या बन जाना चाहिए? मिनट बुक बन जाना चाहिए। इस मीटिंग में जो भी हुआ है ना उसका हम लोग क्या किए? समरी को रिकॉर्ड कर लिए एक बुक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज क्या? मिनट बुक। तो चाहे क्रेडिटर मीटिंग हो, चाहे कमिटी मीटिंग हो, इन लोग का भी मिनट बुक बनता है इन द सेम वे एज ऑफ द मेंबर्स मीटिंग एंड द बोर्ड मीटिंग, दैट इज जनरल मीटिंग एंड द बोर्ड मीटिंग। क्लियर है यहां तक? वापस से बोलो, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ मीटिंग? नंबर 1 जनरल मीटिंग, नंबर 2 बोर्ड मीटिंग, नंबर 3 क्रेडिटर्स मीटिंग, नंबर 4 कमिटी मीटिंग। कमिटी मीटिंग किसका मीटिंग है? कमिटी मीटिंग किसका मीटिंग है? मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ द कमिटीज? ऑडिट कमिटी है, सीएसआर कमिटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है, वैसी और एक कमिटी है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, जो डायरेक्टर लोग का रेम्युनरेशन कितना होगा रिकमेंड करता है। अच्छा, ऑडिट कमिटी के अंदर ऑडिटर लोग ही तो बैठता है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बोला ऑडिट कमेटी के अंदर कौन बैठता है? डायरेक्टर लोग। संभाल लियो यहां तक? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? एब्सोल्युटली क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ द मीटिंग in any country's corporate world. Basically there are 2 types of meeting, one is a meeting of the member and the other one is a meeting of the director, but also these 2 kind of meetings shall also take place, creditors meeting and committee meeting. Clear? And meetings are called to take decision, and decision are taken by passing of the resolution, and resolution can be of 2 type, OR and SR. पूरा संभाल लियो। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने तुमको एक डेमो दिखाया था एजीएम और ईजीएम करके, यहाँ पे दिखाया था ना, एजीएम किया था जब हम लोगों ने अड्डा कट चर्चा किया था। तुम रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग देखना चाहोगे खुद अपनी आंखों से? अभी जो लेटेस्ट रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ अगस्त में 2025 में, कैसे हुआ एनुअल जनरल मीटिंग में? और मैंने तुमको बोला एजीएम में प्रिसाइड कौन करेगा? चेयरमैन। एंड हु इज द चेयरमैन? पक्का मुकेश अंबानी प्रिसाइड करोगा मीटिंग को। और धीरे धीरे करके क्या चीज का चर्चा किया होगा? एनुअल अकाउंट्स का, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कौन सा डिवीजन क्या टर्नओवर अर्न कर रहा है, ग्रोथ रेट कितना है अलग अलग सेक्टर्स का, डिविडेंड कितना दे रहा है, ये सब चर्चा हुआ होगा ना एजीएम में। देखना चाहते हो? और अलग अलग डिवीजन के बारे में अलग अलग लोग बता रहे होंगे। जैसे रिटेल डिवीजन के बारे में कौन बता रहा होगा? ईशा अंबानी। समझ में आ रहा है? जियो के बारे में कौन बता रहा होगा? आकाश अंबानी। पेट्रोकेमिकल के बारे में कौन बता रहा होगा? अनंत अंबानी। और रिलायंस फाउंडेशन के बारे में कौन बता रहा होगा? नीता अंबानी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो रिलायंस का जीता जाता एजीएम देखोगे कि एकदम लेटेस्ट वर्जन, एकदम लेटेस्ट, अभी जो हाल में हुआ है, चेक इट आउट। और तुमको पता है कोई भी एजीएम जब भी होता है ना, सबसे पहले जो चेयरमैन है ना वो इंट्रोड्यूस करता है किसको? कंपनी के डायरेक्टर्स लोग कौन है, कंपनी का सीएस कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। यार सावित्री पारेख इज द सीएस, मैंने आपको दिखाया भी था, उसी के नाम पे ईमेल आईडी होता है कंपनी का। रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स? चलो दिखाते हैं तुम लोग को, दिल थाम कर बैठो। अभी तुम लोग समझ लो बैठे हो रिलायंस के क्या एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, एंड यू आर द इन्वेस्टर्स, यू आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। चलो देखते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। 48 रिलायंस का एजीएम, 48। Ladies and gentlemen, good afternoon. It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 48th annual general meeting of the company. This meeting is held through video conferencing in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting.
adequate video conferencing facility, and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. Requisite quorum is present, and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding, the register of contracts or arrangements in which directors are interested, provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste, and a very warm welcome to the 48th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. We meet today on the most auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. Lord Ganesh has arrived in our homes and in pandals on our streets. Let us begin this meeting by seeking the blessings of Bhagwan Ganesh for you, your families, the entire Reliance Parivar, and for all the people of India and the world. Friends, the global economy today is navigating through an era of great uncertainty. Geopolitical tensions are rising, volatility is persistent, and predictability is scarce. The world is realizing that conflict produces no winners, whereas cooperation to boost productivity, efficiency, and human potential to unimaginable levels. Because of the miraculous power of the environment. Globally, the dynamics of employments are undergoing a ऐसे जियो का कर्मठ दिखा रहा टीचर्स की वजह से भारत का आने वाला कल कभी पीछे नहीं छूटा। जय देवी जियो के बारे में डिस्कस किया होगा तो जियो का ऐड दिखा रहा है। मैंने बनाया। सही तो कह रहे हैं। जियो को 50 करोड़ देशवासियों ने मिलकर बनाया और हम सबको डिजिटल इंडिया के नए युग में पहुंचाया। और ये तो नए डिजिटल इंडिया की बस शुरुआत है। Friends, Jio was conceived at a time when India's road to digital transformation was blocked. Prohibitive data prices, poor connectivity, and even poorer speeds had stifled the digital aspirations of Indians. That is when we said, this must end. And Jio ended India's digital poverty within a few years. Jio's bold, deep tech initiatives next. I now invite my colleague Kiran to join me to showcase some of बोले थे ना ये आके बोलेगा। our global first Home Connect technology. We have cemented our place as a deep tech company. सब बता रहा है। Our proprietary Home Connect technology, UBR, an industry-first innovation, has revolutionized home broadband, offering gigabit speeds while avoiding cable cut disruptions and supporting high-end applications. Jio Air Fiber is now the We are making Jio Air Cloud smart. marked. It's your content. I'm proud that artificial AI intelligence में भी ये लोग बहुत ज्यादा is investment already कर रहे हैं ना, at the अभी तो AI heart के लिए of भी बोल रहे हैं Reliance's transformation. of retail revenues. ये but will रिटेल के लिए grow बोलने to आ over गई। 20% ईशा within अंबानी 3 years. रिटेल के लिए बोलेगी। We also lead in hyperlocal quick commerce using our incomparable store network, strategically located dark stores, and deep consumer data to offer faster, more reliable deliveries than any competitor. Our registered customer base has grown to 349 million, up 15% year on year. We processed around 1.4 billion transactions in the year, एनुअल अकाउंट्स nearly का matching चर्चा। the population of India, a scale that only reinforces our ability to grow profitably. Besides these inherent strengths, our confidence in achieving 20% plus CAGR is grounded in 8 growth enablers, each with measurable proof of performance. First, we know the Indian consumer better than anyone. Our unmatched insights are drawn from scientific data mining from 7th times faster than the market. Our adoption marks an unmissable consumption, big new value creation. Fresh drilling scheduled for 2026. CBM output increased by 30% to 0.8 अनंत अंबानी MMSCMD. पतला हो गया ना लग रहा है थोड़ा। This was powered by India's first 40-well multilateral drilling campaign. ये A second पेट्रोकेमिकल का बोल रहा है। campaign is already underway. रिफाइनरीज We वगैरह का are बात कर रहे हैं। embracing deep tech
in every part of ENP. Our digital operations control center, engineering twins, and process twins set new benchmarks in safety, reliability, and integrated portfolio spanning conventional GeoBP, a trusted partner in India's pivot to electric mobility. We are working closely with fleet operators, last mile delivery companies, and urban transport systems to offer integrated energy solutions. We will continue extensive construction automation. Members of the Reliance, Reliance family, Foundation. our esteemed shareholders, Namaskar. I join Mukesh in sending Ganesh Chaturthi greetings to you and your families. May the blessings of Bapa bring health, happiness, and prosperity into every home. As I stand before you today, my heart is full. This year marks a very special milestone for me personally and for all of us at Reliance Foundation. It has been 15 years since we began this journey of care and compassion, supported artisans by preserving electric chemotherapy, designed to heal our little ones with world-class care and a mother's warmth. I'm happy to share that we are also developing a state-of-the-art 2,000-bed medical city in the heart of Mumbai. Harmony. An India that shines. I also see rapid innovation-driven growth in our and eventually 6G for the next global economic to the original purpose of the organization. We are since its inception and to attend. समझ गए? अब ऐसे तो इतना लंबा है, घर पे देखना आराम से, कोई मूवी की जगह इसको पूरा सुन लेना, समझ में आया? तो दिस इज द लेटेस्ट एजीएम ऑफ रिलायंस 48 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस. तो तुमको समझ में आ रहा है एजीएम में किस तरह से डिस्कशन होता है? एनुअल अकाउंट्स का डिस्कशन होता है, डिविडेंड का डिस्कशन होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, फिक्सेशन ऑफ द रेम्युनरेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द क्या रिटायरिंग वन. क्लियर है यहाँ तक पूरा? तो देखो ये पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, तुमको एक एक चीज प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ा रहे वो दिखा भी रहे तुमको, ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में. समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तक पूरा क्लियर है. टाइप्स ऑफ मीटिंग क्लियर है. एजीएम का ग्लिम्स भी आपने देख लिया. कोई दिन अगर टाइम मिलेगा तो ईजीएम का भी ग्लिम्स तुमको दिखाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, अब हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना. व्हाट आर द 3 मशीनरीज ऑफ द लॉ? एवरीवन क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड जस्ट चिल. कुछ भी नहीं लिखना है अभी, अभी खाली समझो, हम सब लिखवाएंगे. और अभी चल क्या रहा है, इंट्रोडक्शन बेसिक. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना. अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ. व्हाट आर द 3 मशीनरीज ऑफ लॉ? लॉ होता क्या है, कहां से आया, क्या मतलब क्या मैम लॉ का, तो उसको क्या बोल रहे बताओ ना. व्हाट आर द 3 मशीनरीज ऑफ लॉ, क्या डिस्कस कर रहे बताओ. व्हाट आर द 3 मशीनरीज ऑफ लॉ. सुना ध्यान से. एक जन लॉ को बनाता है, एक जन इंश्योर करता है कि जो लॉ बनाया गया उसको कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, और अगर नॉन कंप्लायंस हुआ सो व्हाट शैल बी द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दैट इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ द बॉडी. So basically the 3 machineries of law are what? One is legislative, the second one is executive, and the third one is judicial. बोलो क्या क्या है? Legislative, फिर क्या है बताओ? Executive, फिर क्या है बताओ? Judicial. अब एक एक करके डिस्कस करेंगे होता क्या है. सबसे पहले क्या डिस्कस करें बताओ, लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में. किसके बारे में बताओ ना, लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव वर्ड का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग पावर. लॉ कौन बनाता है? तुमको क्या लगता है जो द कंपनीज एक्ट 2013 आया ये किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने. किसने बनाया बताओ ना, पार्लियामेंट. तो तुमको क्या लगता है जितना भी कानून है, जितना भी लॉ है, सारा का सारा क्या पार्लियामेंट बनाता है? सारा का सारा क्या सेंट्रल बनाता है? यस और नो? नो. तुमको पता है इंडिया में जो लॉ मेकिंग पावर है ना हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट. On central matter, the law is being made by the parliament, but with respect to state matter, the law is being made by the state legislature, that is the state legislative assembly, and there are certain items on which the law making power is being shared between the central and the state. Both are making it together. तो किस मैटर में कौन लॉ बनाएगा ये कौन डिसाइड करता है? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट इज अ सेंट्रल मैटर, यूनियन लिस्ट का मैटर है. आपको समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट कैसे बना? सबसे पहले इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कहां पे बताओ, लोकसभा, देन राज्यसभा,
then it was sent to the, when once passed by both the houses of the parliament, it was sent to the president of the country for the assent, and the moment president gives the assent, the bill becomes an act and is released in the क्या official gazette of India, that is भारत का राजपत्र. समझ में आ रहा है तुमको ये सब? तो तुमको क्या लगता है जितना भी एक्ट है वो क्या पार्लियामेंट के थ्रू पास हो रहा है? नहीं. अब तुमको समझ में आ रहा है ये जो कंपनीज एक्ट है ये तो पूरे हिंदुस्तान पे एप्लीकेबल है, जितने भी कंपनीज है उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है. तो अब ये देख करना, जो मोदी, ये तो मोदी का लाया हुआ है, मोदी का लाया हुआ नहीं है, मोदी जी रूल्स लाते हैं. नाउ राइट नाउ द रूलिंग गवर्नमेंट इज क्या? मोदी जी. बट मैंने तुमको बोला था कंपनीज एक्ट कांग्रेस के टाइम का लाया गया एक्ट है, and that too because of the remarkable contribution of the MCA which was being headed by that time Sachin Pilot जी. समझ में आ रहा है? तो अब सपोज करो यहाँ पे कंपनीज एक्ट जो है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है. अब ये देख करना, बंगाल की दीदी बोली चलबे ना मोदी आमी आमादेर निजेर कंपनीज एक्ट बनाबो, हम अपना बंगाल का स्टेट का कंपनीज एक्ट खुद बनाएगा. दीदी नॉट अलाउड. बोलो क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना सकते. अगर आपको वाकई में स्टेट के लिए कोई कानून बनाना है, आप व्हीकल एक्ट के ऊपर बनाइए, पोल्यूशन एक्ट के ऊपर बनाइए, but you cannot make any law related to companies act because it is a matter of union list and not a matter of state list. तो ये बात कौन तय करेगा? मोदी जी तय करेंगे क्या? दीदी जी तय करेगी? नहीं. ये मैटर डिराइव किया जा रहा है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत का संविधान, जितना भी लॉ मेकिंग पावर है वो कहां से डिराइव हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. आर्टिकल 246, मेरे संग बोलो क्या? आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246, read with schedule 7, read with क्या बताओ ना? schedule 7 of the constitution of India, of the क्या constitution of India has divided the law making power into 4 lists. Number 1 union list, number 2 state list, number 3 concurrent list, number 4 residuary list. वापस से सुनो, लॉ मेकिंग पावर कहां से डिराइव हो रहा है बताओ? आर्टिकल 246 रेड विद क्या? शेड्यूल नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और लॉ मेकिंग पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट. नंबर 1 बताओ कौन सा लिस्ट है? मैंने बोला यूनियन लिस्ट. फिर क्या बोला मैंने बताओ? फिर क्या बोला बताओ? कॉन्करेंट लिस्ट. और फिर क्या बोला बताओ? रेसिडुअरी लिस्ट. क्या बोला बताओ? रेसिडुअरी लिस्ट. क्या बोला बताओ ना? रेसिडुअरी लिस्ट. यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स का नाम बताओ. व्हाट आर द आइटम्स प्रेजेंट इन द यूनियन लिस्ट? द कंपनीज एक्ट इज एन एग्जांपल. तुमको समझ में आ रहा है? यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स है, यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है? मैटर्स कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट, उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है बताओ ना? सेंट्रल को, यानी कि पार्लियामेंट को. किसको दिया गया है बताओ? पार्लियामेंट को. आई रिपीट अगेन, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है उसके ऊपर कानून बनाने का पावर किसको दिया गया है बताओ? पार्लियामेंट. स्टेट लिस्ट के अंदर जितना भी मैटर है उसके ऊपर कानून बनाने का पावर किसको दिया गया है बताओ? स्टेट लेजिस्लेचर को. किसको दिया गया है बताओ? स्टेट लेजिस्लेचर. और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर है उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन क्या? यूनियन प्लस द स्टेट. दोनों जन मिलकर बनाएंगे लॉ इन मैटर्स रिलेशन टू क्या? कॉन्करेंट लिस्ट. And what about the residuary list? Residuary list contains all those items which are not mentioned anywhere in the above 3 lists. For example, cyber law अभी लेटेस्ट आया है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ने लग गया कि साइबर लॉ को लाना जरूरी था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास. तो साइबर लॉ कम्स अंडर दिस कैटेगरी. तो रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स होते हैं ना उसके ऊपर कानून कौन बनाता है? अगेन यूनियन बनाता है, सेंट्रल बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है. संभाल लियो. यूनियन लिस्ट का आइटम्स का नाम बताओ जिसके ऊपर लॉ पार्लियामेंट बना रहा है. इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल, जीएसटी इज एन एग्जांपल, कंपनीज एक्ट इज एन एग्जांपल. तुम देखोगे बहुत सारे आइटम्स है, देयर लिस्ट ऑफ आइटम्स कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट जो तुमको याद नहीं करना है. बट हम लोग क्योंकि कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो तुम देखोगे यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 43 के अंदर, एंट्री नंबर किसके अंदर? 43 के अंदर क्या लिखा हुआ है? द कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है. यानी कंपनीज एक्ट कौन बनाया है बताओ ना? उसको बनाने का पावर किसके पास दिया गया है? पार्लियामेंट के पास. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? स्टेट लिस्ट के कुछ आइटम्स का नाम बताओ जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है. वेरी गुड. पोल्यूशन एक्ट, अभी तो बोला पोल्यूशन एक्ट, एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद क्या बोला? व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह, ये सब के ऊपर मैटर्स के ऊपर कानून बनाना है किसके हाथ में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. बट जीएसटी के ऊपर कानून बनाना है, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, ये सारा पावर किसके पास है? स्टेट के पास कि सेंट्रल के पास? सेंट्रल. संभाल लियो. कॉन्करेंट लिस्ट के एग्जांपल बताओ जहां पे दोनों के पास पावर है, यानी दोनों एक संग डिसाइड करेंगे कि क्या लॉ बनेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू एनीवन, एनी आइडिया? मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन. समझ में आ रहा है? ये सारे मैटर्स किसके? कॉन्करेंट लिस्ट के. बताओ क्या क्या बोला एग्जांपल? मैरिज, एडॉप्शन, फिर क्या बोला बताओ? सक्सेशन.
ये सबसे रिलेटेड जो भी लॉ है वगैरह कौन बनाएगा बताओ, दोनों जन मिलकर। मैम एक बात बताइए, मान लीजिए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया, सेंट्रल कुछ और बोल रहा है, स्टेट कुछ और बोल रहा है, तो किसका बात माना जाएगा? बोलने का दरकार है, किसका बात माना जाएगा? सेंट्रल विल प्रिवेल ओवर द स्टेट। किसका बात माना जाएगा? सेंट्रल का ना, सेंट्रल विल प्रिवेल ओवर द स्टेट। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? और रेसिडुअरी लिस्ट का एक एग्जांपल दिया, बताओ क्या? साइबर लॉ। तो वापस से मैं तुमको बता रही हूँ, इंडिया में कानून बनाने का पावर, लॉ बनाने का पावर डिराइव किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। किस मैटर में कौन कानून बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा, ये बात कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल नंबर 246 रेड विद शेड्यूल 7 which has divided the law making power into 4 types of list: union list, that is a central list, then there is a state list, then there is a concurrent list, then there is a residuary list. The matters on which the law shall be made by the parliament is called as central list matter. समझ में आ रहा है? एंड मैटर जिसके ऊपर स्टेट बनाएगा वो किसके अंदर कंटेंट है? स्टेट लिस्ट के अंदर। जहां दोनों मिलकर बनाएंगे, दोज मैटर्स आर स्टेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। और जो मैटर तीनों लिस्ट में स्टेटेड नहीं है वो मैटर कहां पे स्टेट है बताओ? रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर, जिसमें लॉ बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास है, पार्लियामेंट के पास है। पूरा संभाल लियो यहाँ तक। आर वी थ्रू विद दिस? तो कौन किस मैटर पे लॉ बनाएगा, क्लियर है आपको यहाँ पे? तो लेजिस्लेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग पावर। तो इंडिया में लॉ मेकिंग पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। अब तुमको पता है पार्लियामेंट, तुमको क्या लगता है? कंपनीज एक्ट पूरा पार्लियामेंट बनाया, समझ गए हम लोग। तुम लोगों ने बोला कंपनीज एक्ट लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, ऑफिशियल गैजेट में रिलीज हुआ। बट तुमको वाकई में लगता है तुम सिर्फ कंपनीज एक्ट जो पार्लियामेंट बनाया वो पढ़कर जाने से पास हो जाओगे एग्जाम में? नहीं, एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द रूल्स। आई रिपीट अगेन, एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द रूल। एक्ट पार्लियामेंट बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो रूल्स है, मैम कहाँ पे रूल्स कहाँ लिखा रहता है बताइए ना? तुम देखोगे जब मेरे साथ कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना, जगह जगह वहां पे लिखा है एज मे बी प्रेस्क्राइब। जगह जगह क्या लिखा है बताओ ना? एक्ट के अंदर जगह जगह क्या लिखा हुआ है बताओ? एज मे बी प्रेस्क्राइब। यानी एज मे बी प्रेस्क्राइब का मतलब क्या? एक्ट में ये बात नहीं लिखा है। यानी एज मे बी प्रेस्क्राइब का मतलब ये बात कहां पे लिखा गया है? रूल्स। और जिस मैटर में एक्ट ने पावर दिया है कि आप ये रूल्स खुद बनाओ, ये रूल बनाने का पावर किसके पास है? सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। Act is read with the rule. Act is made by the parliament, but the rules are made by the central government. मोदी जी स्वयं बनाएंगे। रूल बनाना इजी है, रातों रात रूल बना देंगे। एक्ट बनाना इजी नहीं है। एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। तो एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द रूल। रूल बनाने का पावर किसके पास है बताओ? मोदी जी के पास है। संभाल लियो। वैसे स्टेट लिस्ट, अगर कोई स्टेट एक्ट है तो स्टेट एक्ट कौन बना रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। उसमें अगर रूल्स है तो वो कौन बनाएगा? एसजी। कौन बनाएगा? एसजी। संभाल लियो यहाँ तक, श्योर। तो एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द क्या? रूल्स। बोलो एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द रूल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ? तो लॉ के अंदर क्या क्या है? नंबर 1 एक्ट है। नंबर 1 क्या है? एक्ट। एक्ट कौन बना रहा है बताओ? पार्लियामेंट। एक्ट इज ऑलवेज रेड विद क्या बताओ? रूल। जगह जगह एक्ट में क्या लिखा हुआ है? रूल। एज में भी प्रेस्क्राइब। तो कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है? सीजी। क्या बनाकर? रूल। अब जैसे तुम देखोगे जीएसटी एक्ट है, कभी जीएसटी एक्ट पढ़ना, तुम देखोगे वहां जगह जगह ना कहीं पे भी रेट्स नहीं लिखा हुआ है। कितना रेट्स लगेगा? जीएसटी का रेट कितना होगा? अलग अलग आइटम पे अलग अलग है ना। क्या रेट लिखा हुआ है जीएसटी एक्ट में? नहीं, एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है। तो पता है जीएसटी एक्ट में जो एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा है रेट के लिए, रेट कौन प्रिस्क्राइब करता है? जीएसटी काउंसिल। कौन प्रिस्क्राइब करता है? जीएसटी काउंसिल। एक्ट में कहीं पे रेट लिखा ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? वैसे ही तुमको पता है कंपनीज एक्ट में ना, तुम चाहे प्राइवेट कंपनी खोलो या पब्लिक कंपनी खोलो, कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोनों के डेफिनेशन में लिखा है उतना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए कंपनी खोलने के लिए, एज में भी प्रिस्क्राइब। यानी कौन प्रिस्क्राइब किया है? सीजी। तो अभी अगर तुमको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी खोलना है तो प्रिस्क्राइब पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट जानते हो कितना प्रिस्क्राइब किया सीजी ने? 0, नील। अभी कंपनी खोलने के लिए कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन ये बात एक्ट में नहीं लिखा है। कहां लिखा गया है? रूल। तो एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द क्या? रूल। रूल कौन बना रहा है बताओ? सीजी। एक्ट कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? लॉ क्या होता है? लॉ खाली एक्ट नहीं होता। लॉ बड़ा कि एक्ट बड़ा? लॉ बड़ा। लॉ के अंदर एक्ट भी आ रहा है, लॉ के अंदर रूल भी आ रहा है। एक्ट कौन बना रहा है? सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है? और उसके बाद उससे रिलेटेड रूल्स कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? तुमको पता है लॉ के अंदर और क्या आता है? ऑर्डिनेंस। लॉ के अंदर और क्या आता है मेरे को बताओ? ऑर्डिनेंस। व्हाट इज दिस ऑर्डिनेंस? लॉ मेकिंग पावर हैज आल्सो बीन वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तुमको पता है व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट फंक्शनिंग, आई रिपीट, व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट फंक्शनिंग, राज्यसभा लोकसभा क्या 12 महीना काम करते रहेगा? उन लोग का हॉलीडेज होता है तो लोग फंक्शन में नहीं है। एंड समटाइम्स देयर इज सर्टेन सर्कमस्टांसेस दैट देयर इज अ नीड ऑफ अर्जेंट लॉ इन आवर कंट्री। दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमारे कंट्री को कोई अर्जेंट लॉ का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है बताओ? अर्जेंट लॉ का। तब अर्जेंट लॉ बनाने का पावर किसको दे दिया गया है बताओ ना? किसको दे दिया गया है? प्रेसिडेंट को, बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ क्या? ऑर्डिनेंस।
तब कानून कौन बनाएगा बताओ ना, प्रेसिडेंट। कौन बनाएगा बताओ, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास भी लॉ मेकिंग पावर है बाय वर्च्यू ऑफ पासिंग ऑफ क्या, ऑर्डिनेंस। बट ये जो कानून है ना, ये परमानेंट नहीं है, इट्स अ टेम्पररी लॉ। बोलो मेरे संग क्या, इट्स अ टेम्पररी लॉ which remains valid only up to 6 weeks from the date when both the houses of the parliament starts functioning. इसका वैलिडिटी अप टू कितना है बताओ, 6 हफ्ता तक। फॉर एग्जाम्पल मान लो लोकसभा राज्यसभा दोनों फंक्शन में नहीं थे, प्रेसिडेंट क्या किया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस बनाने का पावर किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को ना। बाय वे ऑफ विच आर्टिकल, ये दिया गया आर्टिकल 123 के अंदर। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात लिखा गया है कि लॉ बनाने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नंबर 1 when both the houses of the parliament are not functioning, and number 2 when our country is in the need of urgent law, such temporary law can be made by the president whose validity shall remain until 6 weeks from the date when both the houses of the parliament starts functioning. For example, 1 अक्टूबर को राज्यसभा वापस फंक्शन करने आया और 15 अक्टूबर को लोकसभा फंक्शन करने आया। तो अब तुम मेरे को बताओ, ऑर्डिनेंस पहले हम लोग पास कर दिए थे, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस वाज पास प्रीवियसली। ये जो ऑर्डिनेंस हम लोग पास किए थे, इसका वैलिडिटी कहां तक रहेगा बताओ। एंड ऑर्डिनेंस से वाज पास्ड ऑन 15th ऑफ सितंबर। तो बताओ ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, 6 वीक्स कहां से लोगे, 6 हफ्ते तक वैलिड है, मैंने बोला इट्स अ टेम्पररी लॉ। कब तक वैलिड रहेगा, 6 वीक्स फ्रॉम 15 सितंबर की 1 अक्टूबर की 15 अक्टूबर, 6 वीक 15 अक्टूबर से लोगे। 6 वीक्स कहां से लोगे, 15 अक्टूबर, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट रिमेन्स वैलिड अंटिल 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट स्टार्ट्स फंक्शनिंग। तो दोनों हाउस कब से फंक्शन चालू किया, 15 अक्टूबर। तो यहां से 6 हफ्ते तक ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा, उसके बाद खारिज कर दिया जाएगा। इट्स अ टेम्पररी लॉ। तुमको पता है एक बार क्या हुआ था, सन 2019, इन द ईयर 2019 व्हाट हैपेंड व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट वर नॉट इनटू फंक्शन। तुमको ये बात तो पता है, कंपनीज एक्ट लाने के पीछे किसका आता है, कांग्रेस का। तुमको पता है कंपनीज एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये जो नया कंपनीज एक्ट आया ना, इसमें पेनल्टीज और फाइन्स के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया। क्यों ऐसा क्यों किया मैम, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में ना पेनल्टी और फाइन ये सब बहुत कम हुआ करता था, जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंसेस ज्यादा हुआ करता था। एंड न्यू कंपनीज एक्ट क्या किया, ओवरकेम दिस ड्रॉबैक, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंसेस करे, कंपनी ज्यादा कंप्लायंस करे। क्योंकि हमें क्या लगता है, जैसे सपोज करो लोगों को कानून ब्रेक करने में मजा आता है। आज अगर हम तुमको बोले कि अगर तुम ये कानून ब्रेक करेगा 10 रुपया पेनल्टी लगेगा, तुम जानबूझ के ब्रेक करेगा, पुलिस पकड़ेगा, 100 रुपया देगा, बोलेगा कीप द चेंज, 90 रुपया एंजॉय करना, चुन्नू मुन्नू को खाना खिला देना। यू अंडरस्टैंडिंग, तुमको क्या लगता है हम लोग लॉ क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को रिस्पेक्ट करें इसलिए फॉलो करते हैं, हमें डर लगता है पेनल्टी और फाइन से इसलिए फॉलो करते हैं, समझ में आ रहा है। और अगर तुमको पेनल्टी फाइन एकदम कम कर देंगे, तुमको डर लगेगा क्या, तुम तो पर्पसली इंटेंशनली ब्रेक करेगा लॉ को। तो इसलिए नया कंपनीज एक्ट में देयर वाज अ डायर नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी एंड फाइन्स ऑन द कंपनीज फॉर नॉन कंप्लायंसेस। तो इसलिए ये एक हो गया था कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस रूलिंग पार्टी था उस समय, बहुत कठोर लॉ बना दिया, इसलिए कंपनी लोग डिसलाइक कर रहा था। तो अभी मोदी जी, इलेक्शन आ रहा था 2019 में, बोला और क्या करे जनता का मन जीतने के लिए, एक काम करते हैं, ये जो इतना भारी भरकम पेनल्टी फाइन लोग लगा रखा है ना, उसको रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा मौका है, दोनों पार्लियामेंट का हाउस सेशन में है नहीं, समझ में। तो मोदी जी ने कॉल किया, हेलो राम, उस समय रामनाथ कोविंद जी थे, बोले एक काम करो, तुमको क्या लगता है प्रेसिडेंट वाकई कुछ देश को चलाता है क्या, वो तो कठपुतली है, किसका, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे लोग ऑर्डिनेंस वगैरह पास करता है। तो मोदी जी का कॉल गया, बोला राम एक काम करो, एक ऑर्डिनेंस पास करो और ये जो पेनल्टी फाइन का अमाउंट है इसको कम कर दो, ये हमारे लिए अच्छा होगा, जनता जो है खुश हो जाएगा, कंपनी लोग खुश हो जाएगा और हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, और मिलजुल कर काम करेंगे तभी ना कंट्री ग्रो करेगा। इसको बोलते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस। क्या बोलते हैं बताओ, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस। 2019 में लोग ऑर्डिनेंस पास करवा दिया, जब फाइन पेनल्टी को कम कर दिया मोदी जी ने, समझ में आ रहे। वैसे तो किया प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करके, बोल रहे प्रेसिडेंट बट करवा कौन रहे, तुम समझ रहे हो ना। एंड लेटर ऑन व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट केम इनटू फंक्शन, दिस ऑर्डिनेंस वाज अडॉप्टेड परमानेंटली इनटू द एक्ट। कितनी बार अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस पास होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको खारिज करना ही पड़ेगा, उसको चाहे तो जब पार्लियामेंट अडॉप्ट कर सकता है और उसको एक्ट में लेकर आ सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट तो ला ही सकता है एक्ट में, लेकिन वो किसके जरिए होगा, पार्लियामेंट के जरिए। तब तक ऑर्डिनेंस चलेगा और फिर जब पार्लियामेंट आएगा, चाहे तो उसको अडॉप्ट करेगा, चाहे तो उसको खारिज कर देगा। तो पार्लियामेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ऑर्डिनेंस वगैरह कैसे पास होता है और होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, समझ में आ रहा है। व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इनटू सेशन, 2019 में ऐसा हुआ था, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस किया गया था। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब समझ में आ रहा है, पेनल्टी फाइन को कम कर दिया गया था ऑफेंसेस से। एंड लेटर ऑन इट वाज परमानेंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एक्ट व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट केम इनटू फंक्शन। क्लियर है।
तो ऑर्डिनेंस, एक बात बताओ, कौन बना रहा है ऑर्डिनेंस? प्रेसिडेंट बना रहा है। व्हाट इज प्रेसिडेंट टू द कंट्री? स्टेट के लिए क्या होता है? गवर्नर टू द स्टेट। समझ में आ रहा है? तो वैसे अगर स्टेट के लिए तुम बना रहे हो, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो तो पूरे इंडिया के लिए बना रहा है, वैसे स्टेट के लिए अगर तुम कोई ऑर्डिनेंस बना रहे हो तब फिर क्या होगा उसको बताओ? कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। एंड दैट इज गिवन बाय वे ऑफ आर्टिकल 213। आर्टिकल 213। तो लॉ मेकिंग पावर अगर प्रेसिडेंट के पास है तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, दैट इज गिवन बाय वे ऑफ आर्टिकल 123। और अगर लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास है, तो वो बाय वर्च्यू ऑफ विच आर्टिकल है बताओ? आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संभाल लियो। तो अभी तक तुम क्या क्या सीखे? लॉ मेकिंग पावर किसके किसके पास है? हु मेक्स द लॉ? एक्ट कौन बनाता है? जल्दी बोलो, एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। एक्ट में जगह जगह लिखा हुआ है एज में बी प्रेस्क्राइब। इसका मतलब इसके इस मैटर्स के रिलेशन में कौन लॉ प्रेस्क्राइब करेगा? सीजी। क्या बनाकर प्रेस्क्राइब करेगा? रूल। जब कोई अर्जेंट लॉ का रिक्वायरमेंट है और जब दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहे तब लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट, which is a kind of temporary law by way of passing of ordinance। और ये कहाँ लिखा गया है? by virtue of article number 123 of the Constitution of India। और जब यही स्टेट लेवल के लिए गवर्नर बनाते हैं तब उसको भी ऑर्डिनेंस बोलते हैं, बट बाय वे ऑफ वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 213 ऑफ द क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुमने अनिल कपूर का नायक मूवी देखा है जिसमें उसको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? अगर तुम ध्यान से मूवी को देखोगे ना तुमको लॉ दिखाई देगा। पता है वो क्या बोलता है? ऑर्डिनेंस के जरिए किया है। हाँ, नायक मूवी खोलकर देखना, वहां पे लिखना बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस बोला है वहां पे, क्योंकि वो कौन पास कर रहा है? गवर्नर पास कर रहा है। समझ में आ रहा है तुमको? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो, लॉ के अंदर और क्या आता है मैम ये बताइए। ये तो समझ गए, ऑर्डिनेंस आता है, एक्ट आता है, रूल्स आता है। एक्ट इज रेड विद रूल। ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ होता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, सीजी के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, और किसके पास पावर है? कोर्ट के पास है। तुमको पता है कंपनी लॉ में कौन सा कोर्ट है? स्पेशल कोर्ट्स कौन है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एंड हु इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हियर? आज मान लो कोई कंपनी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे सपोज करो, तुमको पता है सेक्शन 92 तुम मेरे संग पढ़ोगे, वहां एनुअल रिटर्न के बारे में पढ़ोगे। हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न 60 डेज के अंदर जमा देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के संग। कहां से? 60 डेज फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ द एजीएम। एंड इफ द एजीएम वाज नॉट हेल्ड देन 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एजीएम। आज मान लो एक कंपनी है वो अपना एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया रजिस्ट्रार को, आरओसी बताया था ना, दे आर द पर्सन कि दे आर द ऑफिस दे आर द पर्सन। जितना भी कंप्लाइंसेस कंपनी करते हैं किसके जरिए करता है? आरओसी। तो हर कंपनी को क्या करना पड़ता है? जिस दिन एजीएम होल्ड किया वहां से 60 दिन के अंदर आरओसी को जाकर चढ़ावा देना पड़ता है एनुअल रिटर्न का, कि हे गणेश जी, हे आरओसी, हमने अपना कंपनी का एजीएम कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, ये लो प्रसाद चढ़ाओ। जानकारी देता है पूरा, समझ में आ रहा है? एनुअल रिटर्न फाइल करके। तो अब मान लो एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर दिया, द कंपनी हैज क्या फेल टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न, तो कंपनी के ऊपर क्या लगना चाहिए? पेनल्टी वगैरह लगेगा। सो हु इज गोइंग टू स्लैप द पेनल्टी? आरओसी। सो हु इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो पेनल्टी वगैरह तुम्हारे पर इंपोज करेगा? आरओसी। समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन सा कॉन्ट्रवेंशन के ऊपर कितना रुपया लगेगा? पेनल्टी एग्जैक्टली एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको पेनल्टी बोलते हैं। लेकिन तुम कितनी बार देखोगे एक्ट में पेनल्टी नहीं है, फाइन लिखा हुआ है। फाइन का मतलब द एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट लेविड, इज नॉट रिटन इन द एक्ट। मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट लिखा है। तब अगर मैक्सिमम मिनिमम है तब इन दैट केस फाइन स्लैप करने का पावर आरओसी के पास नहीं है। दैट इज बीइंग डन बाय द कोर्ट, दैट इज एनसीएलटी। अगर पेनल्टी लेवी हो रहा है तब कौन स्लैप करेगा? आरओसी। पेनल्टी हो गया एग्जैक्ट अमाउंट जो तुम्हारा लिखा हुआ है, इतना रुपया लगेगा तुम्हारा। लेकिन अगर मिनिमम मैक्सिमम वर्ड स्टेटेड है दैट इज कॉल्ड एज फाइन, जिसका पावर इंपोज करने का आरओसी के पास नहीं है। किसके पास है? कोर्ट के पास। कोर्ट का नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी का फुल फॉर्म बताओ क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी का फुल फॉर्म बताओ क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। संभाल लियो यहाँ तक? क्लियर है? आरओसी एनसीएलटी क्या होता है? तो इन लोग जो ऑर्डर पास करेगा ये भी तो लॉ बन जाएगा। सो द ऑर्डर passed by the ROC, the penalty order passed by the ROC, that is also a law। अगर आज आरओसी तुमको बोल रहा है 5,000 रुपए लगेगा पेनल्टी, तुमको देना पड़ेगा ना। तुमको कंपनी ऐसा कंपनी देना पड़ेगा, या ओआईडी के ऊपर लगाया देना पड़ेगा। ओआईडी कौन होते हैं? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ओआईडी का फुल फॉर्म बताओ कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट। खाली कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगता, डायरेक्टर लोग को भी नहीं छोड़ते। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद थोड़ी कंप्लाइंस करवाएगा। कौन नहीं करवाया उसके पीछे? डायरेक्टर लोग। तो दोनों के ऊपर पेनल्टी ठोकेंगे। और ये ऑर्डर कौन पास करेगा? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो ये ऑर्डर भी तो एक लॉ बन गया। बट ये अलग बात है कि ये जो ऑर्डर है खाली किसके ऊपर इंपोज होगा? ओनली दैट कंपनी फॉर विच द पेनल्टी ऑर्डर हैज बीन पास्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? बट जो पार्लियामेंट लॉ बना रहे हैं वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है। बट ऑर्डर क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ लॉ which shall be followed only by that company against whom it has been passed, for whom it has been passed। संभाल लियो यहाँ तक? तो लॉ के अंदर क्या क्या आ रहा है? लॉ के अंदर एक्ट आ रहा है, रूल्स आ रहा है,
ऑर्डिनेंस आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है. हु इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हियर? आरओसी. आरओसी क्या इंपोज करता है? पेनल्टी, फाइन इंपोज करने का पावर किसके पास है? ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल का नाम क्या है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. संभाल लियो. लॉ के अंदर और दो चीज आता है, सुनना ध्यान से. रेगुलेशन एंड बाई लॉ. क्या आता है बताओ मेरे को? रेगुलेशन आता है और क्या आता है बताओ? बाई लॉ. फिर से बोलो क्या आता है? रेगुलेशन आता है और क्या आता है बताओ? बाई लॉ. देयर आर सर्टेन टेक्निकल मैटर्स जिसके ऊपर लॉ बनाने का हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट हाथ खड़ा कर देता है, बाप रे इतना टेक्निकल मैटर, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये मैटर क्या है, तो उसके ऊपर हम लोग कानून क्या ही बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो मैटर्स है उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसके पास है बताओ? सेबी. बिकॉज इट्स अ हाईली टेक्निकल मैटर. शेयर मार्केट, शेयर बाजार का नॉलेज नहीं है. और तुम समझो सेबी आया था 1992 में. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उस समय तुम देखो कि पार्लियामेंट के लोग आधा से ज्यादा अनपढ़ गवाड़ है, आज भी हैं, नहीं पता उन्हें क्या होता है. सो दैट इज वेरी टेक्निकल मैटर, दे कैन नॉट हैंडल. उन लोगों को समझ ही नहीं आता स्टॉक मार्केट क्या, तो लोग लॉ क्या बनाएगा. तभी तो हर्षद मेहता का स्कैम हो गया, केतन पारेख का स्कैम हो गया. पता होता तो ये सब दिन थोड़ी देखना पड़ता, उसके बाद ही तो सेबी को पावर लाया गया. सो देयर आर सर्टेन टेक्निकल मैटर जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है. On certain technical matters, specialized, we need specialized क्या? Body corporate to make laws on that. And SEBI is an example for that. The Securities Exchange Board of India make law on technical matter related to the share market, stock market. Who regulates the stock market? Who's the regulator of the stock market? SEBI. तो जब SEBI stock market को regulate करने के लिए, give me one example of stock market. BSE, NSE, CSE, Bombay Stock Exchange, सुना है ना नाम? जहाँ शेयर का ट्रेडिंग होता है. It gives an online platform for the trading of the share. और आजकल तो सब ट्रेडिंग क्या होता है? डीमेटलाइज हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिकली होता है. तो उस मैटर से रिलेटेड जितना भी कानून है कौन बना रहा है? द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी बना रहा है. कौन बना रहा है बताओ? सेबी. तो जब सेबी कानून बना रहा है दूसरों को रेगुलेट करने के लिए, दैट लॉ इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. तभी तो सेबी का रेगुलेशन आता है. सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, आगे जाकर पढ़ोगे. समझ में आ रहा है? कंपनी को अगर लिस्टिंग करवाना है क्या फॉलो करना पड़ेगा? आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. एलओडीआर मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एटसेट्रा. तो सेबी जो भी लॉ लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन. अपना इंस्टीट्यूट कोई ले लो, आईसीआई रेगुलेशन ही तो लेकर आता, आईसीएसआई रेगुलेशन ही तो लेकर आ रहा है. नहीं बोलते रेगुलेशन आया, ये इंस्टीट्यूट ये रेगुलेशन लेकर आया, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज रेगुलेटिंग दिस कोर्सेज. दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. यही 3 तो कोर्स है जो इंडियन पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज करता है, सीए, सीएस, सीएमए. तो तुम्हारा जो बॉडी आईसीआई वो तुम्हारा रेगुलेटरी बॉडी है. तुम लोग को रेगुलेट करने के लिए कानून बना रहा है, रेगुलेशन बना रहा है. और यही रेगुलेटरी बॉडी जब खुद को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाता है ना, सेबी अब बंद होगी. अब सेबी अपने आप को भी तो चलाएगा ना. तो सेबी खुद को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्या? बाई लॉ. दूसरों को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बना रहा है दैट इज रेगुलेशन. खुद को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्या? बाई लॉ. समझ में आ रहा है? और तुम सोचो, अगर उस समय, अगर तुमको याद होगा पार्लियामेंट में कौन कौन है, तुम सोचो जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वगैरह लोग कौन है उस समय. जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल, बिहार में अगर मैं बात करूं, लल्लू प्रसाद यादव, आई मीन टू से लालू प्रसाद यादव है, रबड़ी देवी है. इन लोग बना पाएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर कानून? तुमको वाकई में लगता है? तो देयर इज अ डायर नीड कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बॉडी होना चाहिए जो ये सब के बारे में लॉ बना पाए. टेक्निकल मैटर है ये सारे. जैसे सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करता है. अलग से उसका एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट. समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? आर वी थ्रू विद दिस? तो वापस से बताओ, लॉ मेकिंग पावर इंडिया में खाली पार्लियामेंट के पास है? नहीं. इट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 246 रेड विद शेड्यूल 7. अगर लॉ पार्लियामेंट बना रहा है दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रल एक्ट. क्लियर है? अब एक्ट में जगह जगह क्या लिखा हुआ है? एज मे बी प्रिस्क्राइब. उससे रिलेटेड जितना भी लॉ है वो कौन बना रहा है? सीजी. एंड दैट इज कॉल्ड एज क्या? रूल. कभी कभी दोनों पार्लियामेंट का हाउस फंक्शन में नहीं होता और हमारे कंट्री को कोई अर्जेंट लॉ का रिक्वायरमेंट है, तब क्या होगा? कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट, बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस which is a temporary law whose validity is until 6 weeks from the date when both the houses of the parliament starts functioning. Number 4, बोलो. ऑर्डर कौन पास करता है? पेनल्टी वगैरह लगा के कौन? कोर्ट पास करता है. समझ में आ रहा है? एंड नंबर 5 क्या बोला? रेगुलेशन. कोई टेक्निकल मैटर के ऊपर कानून बनाना है, कौन बनाएगा? रेगुलेटरी बॉडी. दूसरों को रेगुलेट करने के लिए बना रहा है रेगुलेशन, खुद के लिए बना रहा है बाई लॉज. तो ये सब कुछ किसके अंदर आ गया? लॉ के अंदर. क्लियर है? और लॉ मेकिंग पावर किस मैटर में सेंट्रल बनाएगा, स्टेट बनाएगा, ये डिवाइड कर दिया गया है. सेंट्रल लिस्ट के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट.
कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सारे आइटम्स है जिसके ऊपर लॉ सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाएगा. एग्जाम्पल उसका मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन. और जो रिमेनिंग मैटर्स है वो किसके अंदर आ गया? रेसिड्यूरी, जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास. स्टेट मैटर्स के ऊपर लॉ कौन बनाता है? बोलो, स्टेट लेजिस्लेचर. सेंट्रल यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर है उसके ऊपर लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट. संभाल लियो यहां तक. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेजिस्लेटिव बॉडी. और इसी वजह से पता है इंडिया को क्या बोलते हैं? क्वाजी फेडरल बोलते हैं. इंडिया इज नॉट यूनिटरी, इट्स क्वाजी फेडरल. क्योंकि यहाँ पे लॉ बनाने का पावर एक जन के हाथ में नहीं है, इतने लोगों के हाथ में दिया गया है. समझ में आ रहा है? और तुम यहाँ पे बोल रहे हो एक्ट पार्लियामेंट बना रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया में कुछ कुछ ऐसा पिछड़ा सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, ऐसे एरियाज है, जैसे ट्राइबल एरियाज की मैं बात करूं, वहां पे पार्लियामेंट का एक्ट अप्लाई नहीं करता उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तुमको क्या लगता है जो लोग झिंगा लाला कर रहे हैं उन लोगों को तुम टैक्स मांगोगे, लोग टैक्स दे पाएगा क्या? कहां से देगा? उन लोगों का तो अलग ही टाइप है ना, लोग हंटिंग वगैरह करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं. उन लोग थोड़ी जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह समझता है. तो बहुत सारा पार्लियामेंट का ऐसा एक्ट है जो ट्राइबल एरिया में अप्लाई ही नहीं करता. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और यूनियन टेरिटरी, बहुत सारा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास है, टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी. इसका एग्जांपल है दमन एंड दीव. सुना है दमन एंड दीव का नाम? लक्षद्वीप. कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसके ऊपर कानून पार्लियामेंट नहीं बना रहा है. कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट. कंट्री के पीस हार्मनी को मेंटेन करने के लिए. तो इंडिया में लॉ मेकिंग पावर कितने जन के बीच में डिवाइडेड है, शेयर्ड है. तो इसलिए इसको यूनिटरी नहीं बोलते. क्या बोलते? क्वाजी फेडरल. क्या बोलते बताओ? क्वाजी फेडरल. सो दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव. जब हम लोग लॉ बनाने के बारे में पढ़ रहे, लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? लेजिस्लेटिव वर्ड का मतलब क्या है? टू मेक लॉ. चलो लॉ तो बन गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? अब ये इंश्योर करना कि जो लॉ बनाया है उसको ठीक से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं. कंपनीज एक्ट का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था. हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? MCA, the Ministry of Corporate Affairs, headed by निर्मला सीतारमण जी. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन है कंपनीज एक्ट का? बताओ ना. MCA. Who is the executive organ of the Companies Act? The Ministry of Corporate Affairs, headed by निर्मला सीतारमण जी. She is the executive organ. तो मैम आप क्या बोलना चाह रहे? निर्मला ताई झोला लेकर सुबह निकलती है, कंपनी में जाकर घूमती है और चेक करती है. कंपनी लोग ठीक से कंप्लाई कर रहे हो ना लॉ को? मेरा ड्यूटी है, सिक्योरिटी गार्ड हम चेक करने आए हैं. नहीं भाई, उसके अंदर बहुत सारा विंग्स होगा ना. निर्मला ताई थोड़ी सब करती फिरेंगी. शी इज द हेड, शी इज द सुपरवाइजर. तो ध्यान से सुनो, हु इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. अब किसका डिस्कशन कर रहे हैं बताओ? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का. किसका डिस्कशन कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनीज एक्ट. हु इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन? MCA, हेडेड बाय निर्मला सीतारमण जी. अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर 7 रीजनल जोन है. बताओ क्या 7 रीजनल जोन? इंडिया का आबादी देखे हो, खाली निर्मला ताई पूरे कंट्री को कंट्रोल कर लेगी क्या? कंपनीज एक्ट को देख लेगी क्या इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं? तो इंडिया को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग जोन में. टोटल देयर आर 7 जोन. टेल मी द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट जोन. नॉर्थ जोन, बोलो. साउथ जोन, फिर बोलो. ईस्ट जोन, फिर बोलो. वेस्ट जोन, फिर बोलो. नॉर्थ ईस्ट, फिर बोलो. नॉर्थ वेस्ट, फिर बोलो. साउथ ईस्ट. कितना जोन हो गया? 7 हो गया. काउंट करो. नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट. समझ में आ रहा है? तो ऐसे 7 जोनल एरियाज में डिवाइड कर दिया ऑफिसेस को. ये सारे ऑफिसेस है which has been divided into 7 zonal areas. Are you understanding? अब ये 7 जोन वाइज जो है ना ऑफिसेस को बैठा दिया गया है. किसका? MCA का. अब तुम गेस करो नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न रीजन में कहां पे होगा? गेस करो. अरे नॉर्थ में कौन सा एरिया पॉपुलर है? दिल्ली, न्यू दिल्ली. दिल्ली हो गया ना, न्यू दिल्ली. साउथ में बताओ? चेन्नई. ईस्ट में बताओ जहां बैठे हो तुम? कोलकाता. वेस्ट में बताओ? वेरी गुड, मुंबई. नॉर्थ ईस्ट में बताओ? नॉर्थ ईस्ट बगल में अपने गुवाहाटी. गुवाहाटी. फिर नॉर्थ वेस्ट बताओ? नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद. ठीक है. साउथ ईस्ट बाद ही है ये भी, हैदराबाद. ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये सब अलग अलग 7 इंपॉर्टेंट एरियाज में जोन्स है. किसका? MCA का ऑफिसेस का की एरियाज में. अब तुमको क्या लगता है खाली इतना में हो जाएगा? अभी लोग बोला हम लोग को भी हैंड्स चाहिए काम करने के लिए. तो इनके नीचे अब कौन है? RDs है. कौन है बताओ? RDs, रीजनल डायरेक्टर. क्या बोलते हैं इसको बताओ? रीजनल डायरेक्टर. समझ में आ रहा है? अब RD के नीचे भी कोई है, ROC.
अच्छा ये आरडी आरओसी ये लोग कौन है, ऑफिसर्स है कि इंसान लोग है? इंसान लोग है जिन लोग चेक कर रहा है रीजन वाइज, एरिया वाइज, कि ठीक से कंपनी लोग इस एरिया का कंप्लायंसेस वगैरह कंपनीज एक्ट का कर रहा है कि नहीं। वैसे इसके अंदर क्या है बताओ, आरओसी। इसके नीचे कौन है बताओ, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी। हर एक स्टेट का एक आरओसी असाइन किया गया है, हर एक स्टेट का एक आरओसी है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, बड़ा है क्योंकि हर एक स्टेट का जनरली कितना आरओसी होता है बताओ, अरे बोलो ना, एक। बट 2 स्टेट ऐसा है जहां पे 2 आरओसी है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। समझ में आ रहा है? एज ऑफ नाउ अगर तुम देखोगे 25-26 आरओसी है। आरओसी लोग कौन है, इंसान है कि ऑफिस है? इंसान। ये लोग क्या चेक कर रहा है, कंप्लायंसेस, कंपनीज एक्ट ठीक से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कंपनी लोग। और तुम देखो जितना भी फॉर्म वगैरह फाइल करना है, आज तुमको कंपनी खोलना है, सारा फॉर्म वगैरह किसको फाइल करो, आरओसी को तो दे रहे हो। अभी बोला एनुअल रिटर्न किसको जमा दे रहे थे, आरओसी को। बताया था ना मैंने तुमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनने के बाद किसको जमा देना पड़ता है, आरओसी। तो आरओसी क्या चेक करता है, ऑल योर कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेशन एटसेट्रा। क्लियर है? जैसे आरओसी कंपनी जब खोलना है तो किसके पास जाकर फाइल करो, आरओसी के पास। कंपनी बंद करना है तो भी तो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तब कौन आएगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर। कौन आएगा बताओ, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो आरओसी एंड क्या बताओ, ऑफिशियल लिक्विडेटर। आरओसी एंड क्या, कंपनी खुलवाने में कौन मदद कर रहा है, आरओसी बंद करवाने में कौन मदद कर रहा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। और दोनों का सीनियर कौन है बताओ, रीजनल डायरेक्टर। और उसके ऊपर क्या बोला, 60 अलग अलग क्या है, जोनल एरियाज। क्या कहां पे बताओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। संभाल लियो यहां तक दोस्तों, क्लियर है? अच्छा तुमको पता है कंपनी खुलवाने के लिए पहले सारा जिम्मेदारी आरओसी के पास था। आज तुमको कंपनी खोलना है, तुम आरओसी को सब कुछ फाइल कर दिया, आरओसी चेक करेगा ना, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा सही है कि नहीं। सब कुछ सही रहा तो तुमको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी नहीं देता, कौन देता है पता है, सीआरसी। कौन देता है बताओ, विच इज अ विंग ऑफ आरओसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। कौन देता है बताओ ना, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। क्योंकि इतना सारा चाप भरने लग गया ना आरओसी के ऊपर, आरओसी हाथ खड़ा कर दिया, बोला मेरे को भी एक विंग चाहिए, हेल्प चाहिए। तो अभी ये सब कौन देख रहा है बताओ, सीआरसी। फुल फॉर्म बताओ सीआरसी का, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सीआरसी का फुल फॉर्म बताओ क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। संभाल लियो यहां तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्या, एग्जीक्यूटिव, बोलो ना, मशीनरी ऑफ द लॉ। बोलो क्या, एग्जीक्यूटिव। चलो इसको डायरेक्टली तुम लोग को बेयर एक्ट से दिखाएंगे। लास्ट क्लास तुमको मैंने क्या बोला था, कौन सा वेबसाइट विजिट करना है, चलो करो जल्दी से विजिट, www. गए, दिख रहा है, एमसीए का साइट में आ गए ना। दैट इज क्या, फुल फॉर्म पढ़ो, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो कि एग्जीक्यूटिव विंग है क्या चीज का, कंपनीज एक्ट का। चेक करता है कंपनीज एक्ट को ठीक से क्या कंप्लाई करवाया जा रहा है कि नहीं। समझ गए? कॉन्टैक्टर्स में जाओगे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीजनल डायरेक्टर्स, दिख रहा है रीजनल डायरेक्टर्स, दिखा क्या, जल्दी बोलो। आरओसी दिख रहा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर दिख रहा है, चलो रीजनल डायरेक्टर क्लिक करते हैं। 7 जगह बोला, 7 जोनल एरिया में बोला ना, 7 आरडी, देखो कितना कितना है, चेक इट आउट हियर। रीजन देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या बोला बताओ, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और क्या बोला, साउथ ईस्ट। अब देखना चाहोगे ईस्ट में कहाँ पे होगा, गेस करो। अभी जो मैंने बोला कलकत्ता में ही होगा, देखो है ना, कोलकाता में, न्यू टाउन एरिया में। रीजनल ऑफिस कहाँ पे बताओ, कोलकाता में, न्यू टाउन एरिया में। एंड हु इज द रीजनल डायरेक्टर, राकेश कुमार तिवारी। देख रहे हो ईस्टर्न रीजन का, और कहाँ का देखना है बोलो, वेस्ट का देखना है, नॉर्थ ईस्ट का देखना है, देखो नॉर्थ ईस्ट का, ये रहा नॉर्थ ईस्ट का। गुवाहाटी में बोला था ना, देखो गुवाहाटी दिख रहा है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का, राकेश कुमार तिवारी है यहाँ पे भी। समझ में आ रहा है? फिर वैसे ही देखो, और कहाँ का देखना है बोलो, साउथ का देखो, चेन्नई देख रहा है साउथ का, चेन्नई में बोला था ना साउथ, जय कुमार। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके तुमने पूरा आरडी देख लिया। टोटल कितना आरडी है, 7 जोनल एरियाज के लिए ना। आर वी थ्रू विद दिस? देख रहे हो 7 आरडी ज्यादा इंचार्ज। आरडी कौन है, इंसान है कि ऑफिस है, इंसान है। और देखो क्या लिखा है, दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द क्या, ऑफिसेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, आरओसी एंड द क्या, ऑफिशियल लिक्विडेटर। बोला ना इन लोग का सीनियर है। चलो अब आरओसी देखें, अरे बोलो, रजिस्टर ऑफ कंपनी दिख रहा है, आरओसी क्लिक करो, इसको दिख रहा है। रीजन कहाँ का देखना है बोला, आरओसी। देखो कितना सारा है ना, अलग अलग स्टेट का है ना, सब अलग अलग स्टेट का है कि नहीं, जल्दी बोलो। जयपुर का क्यों देखना है, जयपुर में ऐसा कौन है, देखो जयपुर का। ये आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर है, दोनों एक ही जन है। आत्मा शाह नाम है इसका, आत्मा, आत्मा नाम है इसका। और देखो ना दोनों है, पैदा भी करवा रहा है, मुक्ति भी दिलवा रहा है कंपनी को, लिक्विडेटर भी और आरओसी भी है। और नाम भी देखो अजीब से, आत्मा।
ठीक है, कोलकाता का देखो, आर्या जयंत प्यारेलाल, आर्या जयंत प्यारेलाल है इसका नाम, वही न्यूटन में इसका ऑफिस एमसी। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो, क्लियर है? वैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर है। इन लोग क्या करता है बताओ? कंपनी को बंद करवाने में काम करवाता है, हेल्प करवाता है। ये भी अलग अलग है ना, अलग अलग स्टेट वाइज देख रहे हो। तो कोलकाता का कौन है ऑफिशियल लिक्विडेटर? इकबाल हुसैन अंसारी। ओएल का मतलब क्या? ऑफिशियल लिक्विडेटर। संभाल लियो। तो इन लोग क्या हो गया मेरे को बताओ ना, पूरा क्या करवा रहे? एग्जीक्यूट करवा रहे कंपनीज एक्ट को। दे आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, वापस से बताओ। इट इज हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर, दैट इज हु करेंटली निर्मला सीतारमन जी। उनके नीचे 7 RD है, उनके नीचे कौन है? ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है, ROCs है। और ROC अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखता है लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं करता। वो कहाँ से आता है? CRC। CRC का फुल फॉर्म बताओ क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। फोटो पता नहीं क्यों हटा दिया, लग रहा है नया फोटो देगी। दिख रहा है निर्मला सीतारमन जी, नाम दिख रहा है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में? कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखकर कॉन्टैक्ट मत करने लग जाना, ये सब उन लोग का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उनका पूरा डिटेल आ गया ना। देखो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बीजेपी की तो होना ही है, देख लो, दिख रहा है ना सब? मैरिड है, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, एक तो चिल्ड्रन है, स्पाउस का नाम भी दिया हुआ है, सब देख लो उसका डिटेल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो निर्मला ताई का, MA इन इकोनॉमिक्स, सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से पढ़ी हुई है, तमिलनाडु से। क्या कर रहे हैं तुमको जान के? कौन सा याद रहेगा तुमको? क्लियर है यहाँ तक? आर वी थ्रू विद दिस गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ MCA। संभाल लियो यहाँ तक। अब यहाँ तक लिखना चाहोगे? पहले तुमको लेजिस्लेटिव पढ़ा दिया, एग्जीक्यूटिव पढ़ा दिया, चलो लिखना स्टार्ट करो। टेक आउट योर कॉपी। अच्छा, एक बात बता दो, जुडिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जुडिशियल? जुडिशियल बॉडी क्या करता है? वो एडजज करेगा लॉ को, इंटरप्रेट करेगा लॉ को, एंड शैल पास प्रोनाउंसमेंट, दैट इज क्या? जजमेंट, ऑर्डर। तो जो तुम ऑर्डर नहीं पढ़ रहे थे, ROC ऑर्डर स्लैप करता है, NCLT करता है, तो वही तो जुडिशियल हो गया। आज अगर कोई नॉन कंप्लाइंस करेगा तो यहाँ पर कितना पेनल्टी लग रहा है, कितना फाइन लग रहा है, इम्प्रिजनमेंट होगा नहीं, ये सब किसका काम है? जुडिशियल बॉडी का ना। जो जुडिशियल बॉडी क्या करता है? इट इज गोइंग टू एडजज द लॉ, इंटरप्रेट द लॉ, एंड पास जजमेंट। एंड पास क्या? जजमेंट। एंड हु इज द जुडिशियल बॉडी इन केस ऑफ द कंपनीज एक्ट? हु इज द स्पेशल कोर्ट? द ट्राइब्यूनल, द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, दैट इज द NCLT। संभाल लियो। एक चीज और बता रहे, फिर लिखवा देंगे। सपोज करो तुम कंपनी का मेंबर हो, यशिका, यशस्वी, यशस्वी तो यशस्विनी, यशस्विनी सुनो, यशस्विनी कंपनी की मेंबर है DA लिमिटेड की। अब ये क्या हुआ ना, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये भी लेने आए। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में हम खोल के देख रहे हैं, डायरेक्टर इसका नाम ही नहीं है यशस्विनी का। हम बोले डिविडेंड नहीं मिलेगा। नाउ शी इज गेटिंग एग्रीड। बोलिए कैसे नहीं मिलेगा? हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। हम ऐसा डायरेक्टर बोले नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम ROM में नहीं है। रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब समझते हो क्या होता है? ऐसा रजिस्टर है जिसमें सारे कंपनी के मेंबर लोग का नाम लिखा रहता है। हम बोले नहीं है, नहीं मिलेगा डिविडेंड। नो, तुमको नहीं लगता ये जो बोल रही है ये इसके हिसाब से सही है? शी इज अग्रीव्ड। शी इज व्हाट? एग्रीव्ड। यशस्विनी जो है वो एग्रीव्ड है ना, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित है। अब इसको क्या करना है? कंपनी के अगेंस्ट केस करना है, एप्लीकेशन करना है। सो वेयर शी इज गोइंग टू गो टू फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी टू NCLT। An aggrieved shareholder will where go and file her application to the NCLT against the company. NCLT का फुल फॉर्म बताओ? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब पता है NCLT क्या हुआ? NCLT भी इनकार कर दिया, बोला हाँ नहीं हो तुम। जब बोल दी ना डायरेक्टर दिव्या अग्रवाल बोलती ना, तो तुम नहीं हो कंपनी के मेंबर, जाओ यहाँ से, चलो भाव। अब एक बात बताओ, शी इज अग्रीव्ड इवन बाय द ऑर्डर पास बाय द NCLT। शी इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय द NCLT। कोई तो हायर अथॉरिटी होगा जिसके अगेंस्ट, जिस NCLT के अगेंस्ट भी जहाँ जा सकती है। शी स्टिल अग्रीड बाय द NCLT's ऑर्डर। So there's a higher authority which is called as NCLAT. क्या है मेरे को बताओ ना? NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal. बोलो क्या है? National Company Law Appellate Tribunal. So if someone is aggrieved by the order of NCLT, she can go and file an appeal to whom? NCLAT, the National Company Law Appellate Tribunal. Who's the higher authority? Appellate Tribunal का मतलब क्या है? वो higher authority है। समझ में आ रहा है? NCLT के अगेंस्ट जाने कहाँ पे जाओगे? NCLAT, the higher authority। संभाल लियो। NCLAT से भी अगर तुम aggrieved हो तो फाइनली किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो फर्स्ट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT लाइज टू NCLAT एंड द सेकंड अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट जो है ना, शैल एंटरटेन ओनली द मैटर्स रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ
and shall never entertain matters related to question of fact. मैम ये क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट क्या होता है ये बताइए ना. सपोज करो लोअर कोर्ट तुमको बोल दिया तुम गिल्टी हो, तुमने किया है ये कमिट, ये क्राइम किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तुम ये दुहाई लेकर नहीं जा सकते कि मेरे को इनोसेंट प्रूफ करो. अगर लोअर कोर्ट ने एनसीएलटी एनक्लैट ने बोल दिया तुम गिल्टी हो तो मतलब तुम गिल्टी हो, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. तुमको सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा क्योंकि ऑलरेडी एनसीएलटी एनक्लैट तुमको क्या डिक्लेयर कर दिया, गिल्टी. लेकिन तुम इस बात के लिए अपील करो सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि इन लोग तुम्हारे पर फाइन लगाया 5 लाख और तुम बोल रही हो मेरे पर फाइन लगेगा 50,000. मतलब लॉ के इंटरप्रिटेशन में कुछ गलती हो रहा है. तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फाइन कम लगना चाहिए बट इन लोग बोल रहे ज्यादा लगना चाहिए. तो ये क्वेश्चन ऑफ क्या हो गया, लॉ, जिसके ऊपर तुम जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास. तो सुप्रीम कोर्ट शैल ओनली एंटरटेन मैटर्स रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड शैल नेवर एंटरटेन मैटर रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. तुम गिल्टी हो कि नहीं हो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा. अगर लोअर कोर्ट बोल दिया यू आर गिल्टी, फाइन इतना लगेगा कि नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा, हाँ इससे रिलेटेड तुमको अपील फाइल करना, यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट शैल ऑलवेज एंटरटेन matters relating to question of law only and not question of fact. But NCLT and NCLAT, they shall entertain both, either matters relating to question of law or matters relating to question of fact. संभाल लियो, यहां तक पूरा क्लियर है. चलो लिखना स्टार्ट करो, टेक आउट योर कॉपी. दो टाइप का मीटिंग कर लिए थे हम लोग ऊपर में, अदर 2 टाइप्स लिख रहे हैं. एक क्या बताओ, क्रेडिटर्स मीटिंग, और एक क्या बताओ, और बताओ कौन सा कमिटी है. अभी हम लोग क्या करें, इंट्रोडक्शन. मंडे से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है. मंडे से विल स्टार्ट विद द चैप्टर, ओके. सो मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस ऑन मंडे, डू नॉट बी एब्सेंट ऑन मंडे. मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा.
समझ गए? ये क्या हो गया? लॉ मेकिंग पावर डिस्कस कर लिया हम लोग पूरा, लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब वहीं पे लिखोगे नीचे समझ गए हो यहाँ तक? कोई दिक्कत है? इज इट डन टिल हियर? तो ये पूरा लेजिस्लेटिव डिस्कस किया हम लोगों ने. दिस वाज ऑल अबाउट योर लेजिस्लेटिव. यस, वेरी गुड सपना. सीएमए फाइनल का मैराथन बहुत ही जल्द आएगा मानसी, डोंट वरी. यहाँ तक हो गया क्या सबका? इज इट डन टिल हियर एवरीवन?
आज का क्लास तो पूरा थ्योरी था, तुम समझ रहे हो, इसमें कुछ समझाने का था नहीं, बस ऐसे ही बताया, इंट्रोडक्शन है ये। तो अगर तुमको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो तुम समझ नहीं सकते मंडे से जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कितना मजा आने वाला है आपको। अंडरस्टैंडिंग? यस, यहाँ तक हो गया सबका? एनीवन इज स्टिल डूइंग, प्लीज रेज योर हैंड। कंप्लीट कंप्लीट, ओके कंप्लीटेड। करो। हटा दें? सबका हो गया, हटा दें? चलो अब एग्जीक्यूटिव लिखो। देखो अगर तुम लोग का वहां जगह नहीं है सेम पेज में, तो वहां पे नोट 1 या नोट 2 कुछ लिखकर फिर नीचे लिखो। अगर वहां जगह है तो वहां लिखो, अदरवाइज नीचे लिखोगे। जुडिशियल वहां होगा नहीं, नीचे ही लिखना होगा। NW मतलब समझ गए ना, नॉर्थ वेस्ट, और AC मतलब समझ गए तो क्या है, साउथ ईस्ट। लिखो जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया?
जल्दी लिखो यहाँ तक. इज इट डन टिल हियर एवरीवन? हटा दे इसको. अब क्या लिखेंगे बताओ? जुडिशियल. जुडिशियल वहां जगह नहीं है. मैंने वहां नोट 1 लिख दिया है और नीचे जाके लिख रहे. तुम्हारा वहां जगह है तो लिखो, नहीं तो नीचे लिखो. मेरा तो जगह नहीं है. हम नीचे लिख रहे हैं. ऑल द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, इसको कौन डिस्पोज ऑफ करेगा बताओ? Who will dispose this? All the corporate dispute shall be disposed of by whom? NCLT ना. जितना भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है उसको कौन डिस्पोज ऑफ करेगा बोलो? एनसीएलटी करेगा ना. ठीक है. एनसीएलटी से अग्रीव्ड हो किसके पास जाओगे? एनक्लैट. एनक्लैट से अग्रीव्ड हो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट. क्लियर है कि नहीं? देख लो जल्दी से.
सेकेंड अपील कहाँ लाई करता है? एनक्लैट को। ऐसा नहीं है कि तुम सेकेंड अपील सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली एनसीएलटी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, पहले किसके पास जाना होगा? एनक्लैट, अपीलेट ट्राइब्यूनल, एंड स्टिल इफ यू आर अग्रीव्ड देन यू हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। अपील करने जा रहे हो ना, इसलिए उसका नाम है अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, देख लो पूरा क्लियर है कि नहीं बताओ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जुडिशियल बॉडी। अब ये भी डिस्कस करेंगे, कभी हम पेनल्टी बोल रहे हैं कभी फाइन बोल रहे हैं, मैम दोनों का डिफरेंस क्या है? क्या पेनल्टी और फाइन सेम है? नहीं, सेम नहीं है पेनल्टी और फाइन, देयर इज अ डिफरेंस। तुमको पता है पेनल्टी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है एक्ट के अंदर, लेकिन फाइन का कभी भी फिक्स्ड अमाउंट मेंशन नहीं रहता, मिनिमम या फिर मैक्सिमम। फाइन लेवी करता है कोर्ट, दैट इज एनसीएलटी, बट पेनल्टी इंपोज करने का पावर किसके पास है? आरओसी। फाइन के संग इंप्रिजनमेंट भी आ सकता है, पेनल्टी के संग कभी भी इंप्रिजनमेंट नहीं आता। फाइन में कम विथ और विदाउट इंप्रिजनमेंट, बट पेनल्टी कैन नेवर कम विथ इंप्रिजनमेंट। समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लेमैन लगता है पेनल्टी फाइन एक ही तो है, कुछ भी लिख दो, गलत। एक्ट में कहीं कहीं पे कॉन्ट्रवेंशन किया प्रोविजन का, कहीं पे पेनल्टी लिखा है, कहीं पे फाइन। पेनल्टी मतलब फिक्स्ड अमाउंट है, उतना ही लगेगा, इसलिए आरओसी उसको स्लैप कर देता है, आरओसी लगा देता है, क्योंकि वहां कंप्यूटेशन करने का दरकार नहीं है, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड। बट फाइन हो गया, जैसे लिखा है मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख। अब एक्चुअली कितना लगेगा? 10 तो लगेगा ही, बट 12,000 लगेगा, 15,000, 50,000, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट, दैट इज एनसीएलटी। यहां तक हो गया? पेनल्टी वर्सेस फाइन का भी डिफरेंस लिखोगे कॉपी में। बोलो, पेनल्टीज इंपोज बाय क्या? आरओसी। फाइन कौन इंपोज करता है बताओ? बोलो कौन इंपोज करता है? अरे बोलो, एनसीएलटी ना। ठीक है, पेनल्टी का अमाउंट क्या है? फिक्स है ना। जो कि ऑलरेडी क्या है? एक्ट में स्पेसिफाइड है। तीसरा बताओ क्या? पेनल्टी के संग कभी इंप्रिजनमेंट नहीं आता। इज इट ओके? कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बोलो, क्लियर है?
हो गया? सबका हो गया यहाँ तक अच्छे से? कोई डाउट है? क्विकली राइट इट डाउन, क्विकली क्विकली, जल्दी से लिखो। यूट्यूब वाले बच्चे, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? अच्छा, खाली पहला 3 क्लास यूट्यूब लाइव में स्ट्रीम होगा, तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जल्दी से करवा लो www.mepl.classes.com में जाकर। हाँ, डिफेंस भी होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, यूनियन लिस्ट में डिफेंस भी आएगा, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हो गया यहाँ तक? सीओ डॉट का मतलब क्या हुआ? कंपनी ना? क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। हो गया यहाँ तक सबका? जल्दी बोलो। चलो अब मेरे संग एक चीज करो, ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो, जोड़ो ना, बोलो अब, चलो बोलो, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी फॉर ब्रिंगिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी वजह से अभी एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कितना सिंपल हो गया है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर्म से हम कंपनी को पैदा कर सकते हैं जस्ट बाय फाइलिंग स्पाइस प्लस INC 32। स्पाइस, बोला स्पाइस नहीं, जो चटकारा लेकर तुम बोलते हो स्पाइस, मजा आ गया। फॉर्म का नाम है, क्या नाम है बताओ? स्पाइस। बोलो फॉर्म का नाम क्या है? स्पाइस। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32। तुमको पता है अभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी को खोलना कितना सिंपल हो गया। इट हैज बिकम अ सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर्म। बस ये फॉर्म फाइल करके तुम कंपनी को खोल सकते हो। पहले कंपनी खोलना वो सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म फाइल करना पड़ता था। जीएसटी के लिए अलग जगह, टैन, पैन, ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ अलग अलग जगह। अभी सब कुछ एक विंडो क्लियरेंस में हो गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर्म्स, जस्ट बाय फाइलिंग दिस वेब फॉर्म जो एमसीए की वेबसाइट में अवेलेबल है, स्पाइस प्लस INC 32। यहाँ पे एक विंडो क्लियरेंस में सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, चाहे पैन का बात करो, टैन का बात करो, जीएसटी का बात करो, डिन का बात करो, ईपीएफओ का बात करो, एवरीथिंग इज गेटिंग डन इन वन दिस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। प्लस फर्दर मोदी जी अजाइल प्रोएस भी लेकर आए, जिसमें और भी अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो यही सब आप मंडे मेरे संग डिस्कस करोगे, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको तो पता है मोदी जी ने कितना सारा स्कीम लाया, कभी स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वैसे क्या लेकर है बताओ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके अंडर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर्म फाइल करके कंपनी को सिंपली हम लोग इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। दैट सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर्म इज क्या? स्पाइस प्लस INC 32। स्पाइस का फुल फॉर्म बताओ? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, नीचे में लिखो।
क्लियर है? दिस इज बिकॉज ऑफ क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंट्रोड्यूस्ड बाय डीजी। पूरा संभाल लियो दोस्तों यहाँ तक, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है? तुमने ये तो सीख लिया 3 मशीनरीज ऑफ लॉ क्या होता है। एक जन लॉ बनाता है, एक जन चेक करता है इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, एक जन जजमेंट पास करता है। बट लॉ को प्रूफ करने का काम किसका होता है बताओ? कौन प्रूफ करता है उसको? कोर्ट में कोई केस चल रहा है, प्रूफ कौन करता है? लॉयर। लॉयर प्रूफ करता है ना ये है कि नहीं है, ये साबित करने का काम किसका है? लॉयर का। कैन यू टेल मी फ्यू एग्जांपल ऑफ द टॉप नॉच लॉयर्स ऑफ इंडिया? बहुत रेनाउंड लॉयर जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हरीश साल्वे, राम जेठमलानी, जो हर्षद मेहता का केस भी लड़े थे? और हरीश साल्वे जी क्यों पॉपुलर है? डू यू नो दैट? बिकॉज ही फॉट फॉर कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव, तुमको पता है उसका केस, 1 रुपए में उसका केस लड़ाई किया था। He was an Indian Navy commander, समझ में आ रहा है? Who has been alleged to be a spy in Pakistan, और पाकिस्तान में उसको कैद करके रख लिया गया, छोड़ नहीं रहा है। वो लोग उसको टेररिस्ट बोल रहा है। बोल रहा है इंडियन नेवी कमांडर था ना, हमारे ही सिटीजन है, हमारी कंट्री का, बट पाकिस्तान वाले लोग छोड़ नहीं रहे, उसको पकड़ के रख दिया, कब्जा करके रख दिया, और उसी का केस लड़ा था। तो उसको क्या हुआ था ना, सजा दे दिया था फांसी का। बट कुलभूषण जाधव उसका केस लड़ा, जिसकी वजह से उसको स्टे ऑर्डर मिल गया। अभी तक उसको मारा नहीं गया, बट उसको रिलीज भी तो नहीं कर रहा है ना। तो कुलभूषण जाधव का केस जो है हरीश साल्वे जी ने लड़ा था 1 रुपया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तब से हरीश साल्वे का नाम बहुत पॉपुलर हो गया है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ बोथ हरीश साल्वे एज वेल एज कुलभूषण जाधव। तुमने सुना होगा कुलभूषण जाधव का नाम, केस नहीं सुना था? बहुत फेमस हुआ था उस समय। देखो ही इज कुलभूषण यादव, बोल रहा है वो स्पाई है, समझ में आ रहा है? बोल रहे स्पाई है, ही वाज एन इंडियन नेवी कमांडर। देखो ये रहा, और उसको जेल में पकड़ के रखा है पाकिस्तान में, समझ में आ रहा है? देखो, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एलिजेस दैट इज अ स्पाई फ्रॉम इंडिया का एजेंसी, इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी आईआईए का, पाकिस्तान में उसको अरेस्ट किया हुआ है। हाँ अभी तक वहीं पे है। इसका केस कौन लड़ा? देखो इसका केस लॉयर कुलभूषण जाधव का, क्या बोला मैंने? हरीश साल्वे was a senior lawyer who represented India in कुलभूषण जाधव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। समझ में आ रहा है? 1 रुपया लेकर लड़ाई किया था इसके लिए, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो यू हैव टू टेक सम कंसिडरेशन। इवन द कंसिडरेशन इज इनएडुकेटेड इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 रुपये में उसका केस लड़ा था कुलभूषण जाधव का। तो सब टॉप नॉच लॉयर का तुमको नाम पता होना चाहिए। वैसे ही तुमको मैंने बताया राम जेठमलानी का नाम, देखो देख रहे हो, लॉयर एंड पॉलिटिशियन। बहुत पुराना एक्सपीरियंस्ड है। देखो स्कैम हुआ था ना जो मैंने बोला हर्षद मेहता का, उसका केस को कौन रिप्रेजेंट किया था? राम जेठमलानी। देखो दोनों का फोटो भी है साथ में, ये हर्षद मेहता है, देख रहे हो ये सब? तो मतलब लॉ तुमको पढ़ के बहुत मजा आएगा। हर जगह लॉ ही तो है, तुम उठ रहे हो, जाग रहे हो, बैठ रहे हो, हर जगह लॉ ही तो है खाली। लॉ इज वेरी प्रैक्टिकल, यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल है, बोरिंग है। बोरिंग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जब तुम मेरे से पढ़ रहे हो, बोरिंग हो ही नहीं सकता। यू विल ट्रूली टर्न टू बी लॉ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो कैसा लगा आज का क्लास? बताओ मजा आया कि नहीं आया? आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? जो अदर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग है उसके बारे में डिस्कस किया, दैट इज योर क्रिएटर्स मीटिंग। एंड ऑल्सो क्या डिस्कस किया बताओ? वेरी गुड, कमिटी मीटिंग होता है, ठीक है? कमिटी मीटिंग का एग्जांपल्स बताओ। कमिटी मीटिंग में क्या होता है? डायरेक्टर लोग बैठता है, हाँ कमिटी मतलब ही डायरेक्टर लोग का कमिटी होता है। जैसे स्टेक होल्डर कमिटी हुआ, रिलेशनशिप वाला, नॉमिनेशन कमिटी हुआ, या ऑडिट कमिटी हुआ। ऑडिट कमिटी में ऑडिटर लोग थोड़ी बैठता है, डायरेक्टर लोग ही तो बैठ रहा है, बल्कि लोग चेक कर रहे हैं ऑडिटर ठीक से ऑडिट कर रहा है कि नहीं। 3 मशीनरीज ऑफ लॉ। एक लॉ बनाने का काम है, कौन बना रहा है? लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है उसको? एग्जीक्यूटिव, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स। और जितना भी अनाउंसमेंट देना, प्रोनाउंसमेंट देना, जजमेंट पास करना, कौन करे? जुडिशियल, दैट इज अ जुडिशियल बॉडी। कोर्ट हुआ, स्पेशल कोर्ट हुआ कंपनी लॉ में, जिसका नाम क्या? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी से अग्रीव्ड हो, उसके लिए अपील करने कहा जाओगे एनक्लैट।
एनक्लैट से अग्रीव्ड हो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट shall only entertain matter relating to question of law and not relating to fact. But NCLT एनक्लैट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों एंटरटेन करेगा. संभालियो यहाँ तक, पूरा क्लियर है एकदम. अच्छा, लॉ के अंदर क्या आता है? खाली एक्ट का मतलब लॉ होता है कि लॉ बहुत ब्रॉडर है? लॉ के अंदर क्या क्या आता है बताओ ना. एक्ट आता है, रूल्स आता है, बोलते जाओ, ऑर्डिनेंस आता है, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाई लॉज. समझ में आ रहे? देखो यहाँ पे दिखा रहे, फोकस हियर. देखो यहाँ पे मैंने तुमको क्या बोला, दो टाइप का गवर्नमेंट होता है, यूनिटरी और फेडरल. यूनिटरी का मतलब पता है क्या होता है? कि जो लॉ मेकिंग पावर है ना एक ही जन के हाथ में है. लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है. इंडिया में तो शेयर्ड है ना लॉ मेकिंग पावर. तो कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट? चाइना, कोरिया, वहां एक आदमी के हाथ में पूरा कंट्रोल है. समझ में आ रहा है? फेडरल में का मतलब क्या? डिवीजन हो गया ना पावर का, सेंट्रल और स्टेट के बीच में. इंडिया इज एन एग्जांपल. और इंडिया क्या है? क्वाजी फेडरल है. बोला था ना, कुछ मैटर में कौन बना रहा है? यूनियन. कुछ में स्टेट. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के लिए कोई और बना रहा है. कुछ कुछ जगह 4 यूनियन टेरिटरी में मैंने बोला था, वहां की शांति के लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया? प्रेसिडेंट. देख रहे हो? और ट्राइबल एरिया में पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई नहीं करता, ये भी बोला था ना. फिर ये देखो, ये समझ में आ रहा है? सेंट्रल, स्टेट, कॉन्करेंट. सेंट्रल में देख रहे हो यूनियनलेस, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी. कॉन्करेंट दोनों के बीच का स्वैप करके क्यों दिखा रहा है? दोनों जन मिलकर बनाते हैं ना. और स्टेट लिस्ट का मैटर दिख रहा है. क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो. तो ये सब देखो है क्वेश्चन ऑफ इंडिया. और रेसिडुअरी पावर बताया था, कौन बना रहा है उसके ऊपर? सेंट्रल. एग्जांपल दिख रहा है? साइबर लॉ. और ये सारा पावर कहां से डिराइव हो रहा है? भारत का संविधान, दैट इज क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 246 रेड विद शेड्यूल नंबर 7. क्लियर है? जल्दी बोलो. अब तुमको मैंने बोला था कंपनीज एक्ट 2013 कैसे आया? 1956 को पूरा ऑब्लिटरेट करके उखाड़ कर फेंक दिया गया. लेकिन ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस तो आता ही रहता है बाय वे ऑफ क्या? अमेंडमेंट एक्ट. जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में आया, और आते ही चला जा रहा है ना. तो अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ये थोड़ी है कि 2013 को ऑब्लिटरेट कर दिया गया है. 2013 तो है ही, उसको बस अमेंड कर दिया जा रहा है. बट ऑब्लिटरेट करने का मतलब क्या? उखाड़ कर फेंक देना. 2013 1956 को अमेंड करके नहीं आया, 1956 को ऑब्लिटरेट करके आया, उखाड़ कर फेंक दिया गया. आर यू थ्रू विद दिस? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन. आई होप आपको मजा आया. ठीक है, एक सेशन और लेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन विल बी डन. एंड मंडे को हम लोग क्या करेंगे? विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में है. थैंक यू सो मच गाइस. क्लासेस अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड ऑल्सो जल्दी से हमारे वेबसाइट को विजिट करो एंड मेक MEPL योर लर्निंग पार्टनर. www.meplclasses.com को विजिट करो एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एट द अर्लीएस्ट. ठीक है, www.meplclasses.com. ठीक है, यहाँ पे जाओगे, कोर्सेस में जाओगे, ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, यू हैव टू सिलेक्ट. ओके, एंड अप्लाई द लेटेस्ट प्रोमो कोड टू गेट फर्दर डिस्काउंट. So thank you so much guys. Enjoy your day.